हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि ज्योग्राफी का आज हम सेकंड क्लास कर रहे हैं। इससे पहले भी मैं क्लास ले चुकी हूँ फर्स्ट पार्ट की। और फर्स्ट पार्ट की क्लास उसमें हमने ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हमने पढ़ा था। हमारा फर्स्ट टॉपिक यही था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति। और आज हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति का ही उसी टॉपिक को ही क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। उसको ही थोड़ा सा उसमें रह गया था जो हम बताएंगे आज, कि इसमें किस तरीके से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, क्या हुआ। तो ये सारी चीजें आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख डाल दूंगी, फर्स्ट पार्ट का इसका, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का। उससे जाके आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिवीजन के तौर पे मैं आपको बता दूं कि हमने क्या क्या उसमें थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो ये था कि ब्रह्मांड में, जैसे कि ब्रह्मांड में लगभग हमारी क्या है, जैसे ब्रह्मांड को आप एक तरीके से ये समझिए कि एक पूरा का पूरा अगर काला सा इस तरीके से इंटरफेस हो, पूरा इस तरीके से काला है, इस तरीके से ये ब्रह्मांड है। और इसमें लाखों यानी 100 अरब लगभग क्या है, 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। आकाश गंगाएं क्या होती हैं? ये होती हैं तारों का एक विशाल पुंज होता है। तारों का एक विशाल पुंज, उनको हम आकाश गंगाएं कहते हैं। ये कई आकृति की हो सकती हैं, कुछ इस तरीके की आकृति की भी हो सकती हैं, इस तरीके की, और कुछ इस तरीके की सर्पिलाकार भी हो सकती है। जैसे हमारी सर्पिलाकार है आकाश गंगा, ये हमने थोड़ा सा क्या है इसके बारे में डिस्कशन पहले कर चुके हैं। 100 अरब आकाश गंगाएं हैं हमारी। तो 100 अरब आकाश गंगाओं में 100 अरब तारे होते हैं, यानी तारों का एक विशाल पुंज होता है, उनको हम आकाश गंगा कहते हैं। और हमारी जो आकाश गंगा है, जो हमारी है, जो जिसे हम जिसमें सूरज है, पृथ्वी, यानी हमारी जो आकाश गंगा है, उस आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। क्या है? मंदाकिनी। जो हमारी आकाश गंगा है उसका नाम मंदाकिनी है, जिसका आकार सर्पिलाकार है। तो ये चीजें थोड़ा सा मैंने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था आपसे पहले भी। पहले के टॉपिक में हम कर चुके हैं, पहली जो क्लास है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, कि क्या किस तरीके से मतलब ये ढेर सारी आकाश गंगाएं होती हैं। सौरभ लगभग ब्रह्मांड में 100 अरब लगभग हैं आकाश गंगाएं। और हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम मंदाकिनी। कैसे निर्माण हुआ, कितने वर्ष इनको लग गया है, और इस तरीके से हमने थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ लिया था। कि सूरज के बारे में हमने सौर मंडल के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। सौर मंडल में जैसे आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, इस चित्र में सूरज है। सूरज के चारों तरफ हमारे ये क्या है, ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, जस्ट अ मिनट। सूरज के चारों तरफ ये सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, और किस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक ये दीर्घ वृत्ताकार पथ में लगाते हैं। एक तरीके से दीर्घ वृत्ताकार पथ में चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इसमें से ये सूरज, जबकि हम पहले हम ये कहते थे ये ग्रह बीच में है, हमारी पृथ्वी ग्रह है और सब उसके चक्कर लगा रहे हैं। क्योंकि आप भी अगर देखें तो पृथ्वी पर जैसे आप हो, जैसे पृथ्वी पर आप कहाँ है, पृथ्वी पर हम कहाँ होते हैं, हम बच्चों ऊपर होते हैं। पृथ्वी पर कहाँ होते हैं? ऊपर। तो ये हम जैसे ये पृथ्वी पर हम हैं, और हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि हम जैसे दौड़ रहे होते हैं, वो हो रहे तो ये देखते हैं चंद्रमा हुआ या सूरज हुआ, वो भी हमारे साथ क्या हो रहा है, घूम रहा है, दौड़ रहा है। हमें लगता है कि पृथ्वी स्टेबल है, स्थिर है, और ये सब क्या है, चक्कर लगा रहे हैं, यानी पृथ्वी केंद्र पे। पर नहीं, ऐसा नहीं है। और इसके बारे में बताया था कि सूरज केंद्र में है और ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, यानी सूर्य केंद्र में, पृथ्वी नहीं है, सूर्य केंद्र में है। ये कॉपरनिकस ने बताया था। तो ये इस तरीके से साइंटिस्टों ने एक एक करके ज्योग्राफी के बारे में मतलब अपने अपने मत भी दिए। बिग बैंग थ्योरी, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, उसके बारे में भी मैंने चर्चा फर्स्ट पार्ट में कर ली थी। सौर मंडल के बारे में, क्योंकि हमारी जो आकाश गंगा है, यानी कि हमारी जो आकाश गंगा मंदाकिनी है बच्चों, उस गैलेक्सी में क्या है, सौर मंडल है, यानी एक बड़ा तारा है जिसके चारों तरफ क्या चक्कर लगा रहे हैं, ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो ये ग्रह सूर्य के चक्कर में, जो आपका ये सौर मंडल से टॉपिक जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पुटअप किए जाते हैं, तो वो एक क्रम होता है। जैसे ये क्रम मैंने ये चित्र में आपको दिख रहा है, ये क्रम पूछा जाता है। तो सबसे सूर्य के निकटतम ग्रह जो होता है वो बुध ग्रह, उसके बाद वीनस यानी कि आपका शुक्र ग्रह, और फिर हमारे थर्ड नंबर पे पृथ्वी है। यानी आपके ये पूछ लिया जा सकता है कि
थर्ड नंबर पे कौन सा ग्रह चक्कर लगाता है या फोर्थ नंबर पे कौन सा लगाता है? ये मंगल ग्रह है, मार्स। और ये जुपिटर यानी कि सबसे बड़ा जो ग्रह है आकार में, आपको भी यहाँ पे दिख रहा होगा, सबसे छोट बड़ा आकार में जो ग्रह है उसको क्या बोलते हैं? जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह। और जुपिटर है ये बृहस्पति, और शनि ग्रह, और ये लास्ट के अरुण वरुण। एक लास्ट में प्लेटो भी, प्लेटो नाम के भी एक छोटा जो ग्रह था, काफी आकार में छोटा था। तो छोटे आकार के जो ग्रह होते हैं, छोटे जो होते हैं, वो ग्रह की खोज हुई थी जिसको नाम रख दिया था प्लेटो। पर लेकिन प्लेटो को हटा दिया गया बाद में मान्यता से, क्योंकि वो एक छोटा ग्रह है, बिल्कुल छोटा ग्रह होने की वजह से। आप भी जानते हैं कि मैंने ये पहले की वीडियो में पढ़ा दिया था कि छोटे जो ग्रह होते हैं, आकार में जो छोटे छोटे होते हैं, उन्हें हम क्षुद्र ग्रह कह देते हैं। तो इसी तरीके से प्लेटो को भी क्या मान्यता दे दी गई थी? क्षुद्र ग्रह के रूप में मान्यता दे दी गई थी, तो इसलिए उसको हटा दिया गया है ग्रह के रूप में। तो अब हमारे जो प्रेजेंट में, वर्तमान में हम कितने ग्रहों की दे रखी है, इसमें आप देख सकते हैं 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों को मान्यता दी गई है। तो ये देखिए, इनके अलावा जो हमारे सौर मंडल में और भी चीजें होती हैं, वही चीज हमें आज पढ़नी है, क्योंकि ये चीजें रह गई थी। हमारी जो गैलेक्सी है भाई, हमारी जो आकाश गंगा है, उसमें और भी चीजें होती हैं। जैसे कि हमने अभी इधर देखा कि ग्रह हैं, तारा है, तारे हैं, और भी तारे हैं जो दूर से चमक रहे हैं। जैसे ये तारे आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं, ये चमक रहे हैं। छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह हैं जो वो भी चक्कर लगा रहे हैं। और इस तरीके से आपको देखो, ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रही है, जिसको पुच्छल तारा कहते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे, क्या है ये सारी चीजें। तो एक के बाद एक इनमें रह गया था, जो मैंने पहले की क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि जैसे आपके यहाँ पे ये बुध ग्रह है, ये कैसे रंग का होता है? भूरे रंग का। कभी कभी ग्रहों के रंगों के बारे में भी पूछ लिया जाता है। ये कितना दूरी है? तो दूरी तो लगभग अभी तो क्वेश्चंस में अभी पूछी नहीं गई है पेपर्स में। पर लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि ये पूछ लिया जाता है कि इसका चक्रण का समय कितना लगता है। तो 88 दिन ये पूछ लिया जाता है। इसके कोई भी उपग्रह नहीं है, ये भी पूछ लिया जाता है। ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं होते? तो वो दो ही होते हैं, एक तो बुध ग्रह और एक शुक्र ग्रह। इन दोनों के क्या है, उपग्रह नहीं मिलते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उपग्रह क्या होते हैं, जो ग्रह के चक्कर लगा रहे हैं, और वो भी ग्रह जैसे ही होते हैं, पर लेकिन वो सूर्य के चक्कर ना लगा के किसके चक्कर लगा रहे हैं? ग्रहों के चक्कर लगा रहे हैं। तो फर्स्ट स्टार्टिंग जो ग्रह उपग्रह की होती है, कि कहाँ से स्टार्टिंग होती है उपग्रह है, तो वो हमारी पृथ्वी से स्टार्ट होती है। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, और वो क्या है? चंद्रमा। और चंद्रमा जो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। और पृथ्वी का जो नीला हरा है, और ये इसका ये भी पूछ लिया जाएगा कि चक्कर कितने दिनों में पूरे होते हैं? तो 24 घंटे में एक चक्कर इनका पूरा होता है। तो इस तरीके से इनका ये आप देखेंगे कि यहाँ पे मतलब अपने अक्ष पर सॉरी, यहाँ पे क्या है, अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है पृथ्वी। पृथ्वी के दो होते हैं चक्र, जो हम आगे पृथ्वी के बारे में, जब मैं आपको टॉपिक अलग से पढ़ाऊंगी पृथ्वी के बारे में, तब आपको अच्छे से समझाऊंगी कि पृथ्वी एक तो सूरज के चक्कर भी लगा रही है, वो उसकी परिक्रमा हो गई। और एक क्या है, अपने अक्ष पर भी घूम रही है, वो उसका क्या हो गया? परिभ्रमण हो गया। तो ये अपने अक्ष पर चक्कर वो 24 घंटे में पूरा कर लेती है पृथ्वी। तो इसके बारे में, और 365 दिन लगते हैं उसको सूरज के चक्कर लगाने में। इनके बारे में मैं बता चुकी थी। लाल बुरा ग्रह मंगल को कहा जाता है, क्योंकि आए दिन उसमें ज्वालामुखी के विस्फोटन होते रहते हैं, तो इस वजह से उसे लाल बुरा ग्रह बोलते हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे बड़ा ग्रह होने के साथ साथ, देखो ये पुराना डाटा है, ये पुराने डाटा है, पर लेकिन पुराना डाटा है, फिर भी ये सबसे ज्यादा जो उपग्रह मिलते हैं वो बृहस्पति के मिलते हैं। अब तक 92 खोजे गए हैं, और 92 उपग्रहों की खोज हो चुकी है बृहस्पति की। तो सबसे ज्यादा इधर मिलते हैं 83 शनि ग्रह के हैं। तो सबसे ज्यादा जो है वो बृहस्पति के हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि बृहस्पति सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह है।
और इसमें क्या पाई जाती हैं? देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि शनि जो ग्रह है, इसमें 7 छल्ले मतलब छल्ले पाए जाते हैं, मतलब इसके चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं और कितने होते हैं? वो 7 होते हैं। उनकी जो छल्लों की जो मतलब कितनी संख्या होती है छल्लों की, वो 7 होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जिसके चारों तरफ ऐसा ग्रह जिसके चारों तरफ वलय पाई जाती हैं, छल्ले पाए जाते हैं या वलय पाई जाती हैं, वो ग्रह कौन-सा है? तो शनि है। बृहस्पति नहीं है, ये आप ध्यान रखना। बृहस्पति पे सफेद पट्टियाँ पाई जाती हैं पर लेकिन छल्ले नहीं पाए जाते, उसके चारों तरफ छल्ले नहीं मिलते। जैसे मैं अभी इसमें आपको दिखाऊँ, देखिए या आप इसको देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये शनि है, शनि ग्रह है और इसके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? वलय पाई जाती हैं और ये संख्या जो है इसमें बताई है तो 7। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएँगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा जो आपको ध्यान रखना है। शुक्र और अरुण को छोड़कर सब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में परिभ्रमण और परिक्रमण करते हैं। मैंने अभी बताया जो दिशा होती है, जो मैं आपको बताऊं यहाँ पे, थोड़ा सा हम इसमें समझते हैं। इसको देखो बच्चों, यहाँ पे ये इसमें मैं इसमें आपके लिए थोड़ा सा ब्लैंक वो ले लेती हूँ जिसमें मैं आपको समझाऊं। ये ले लेते हैं हम। इसमें मैं देखिए, यहाँ पे ये क्या है कि जो पृथ्वी या और भी ग्रह हैं उनके 2 चक्कर होते हैं। इस चक्कर में जैसे कि सूरज के चक्कर चारों तरफ ग्रह लगा रहे हैं। तो जो सूरज के ये हमारी जैसे पृथ्वी है, ये सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो ये इसकी क्या हो गई? ये परिक्रमा कर रही है। चारों तरफ घूमना ये परिक्रमा हो गया। तो ये परिक्रमा क्या है? इसका एक चक्कर है परिक्रमण। इसको परिक्रमण बोलते हैं। और अपनी अक्ष पर भी वो घूम रही है चारों तरफ। जैसे ये पेन है, जिस तरीके से ये अपनी अक्ष पर क्या है, क्या कर रहा है? रोटेट हो रहा है अपनी अक्ष पे। तो ये क्या है? ये घूम रहा है, यानी अपनी अक्ष पर भी चारों तरफ क्या कर रही है? घूम रही है। तो ये घूमना ये इसका परिभ्रमण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिभ्रमण। और ये ज्यादातर सभी ग्रह करते हैं, सभी ग्रह। तो ये इसमें क्या बोला गया है? यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी और ये जो बाकी ग्रह हैं सभी, सभी जो हैं इसमें से केवल 2 ग्रहों को छोड़ के, आप कौन से ग्रह को? एक तो ये वीनस यानी कि शुक्र ग्रह को, शुक्र ग्रह और अरुण जो ग्रह है अरुण, भाई अरुण वरुण सबसे ज्यादा लास्ट में मिलते हैं। तो अरुण और शुक्र ग्रह क्या होते हैं? ये अपनी अक्ष पर क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी कि ये क्लॉकवाइज घूमेंगे, घड़ी की सुई जैसे घूमती है। घड़ी की सुई घूमेगी, यहाँ 12 है और ये क्लॉकवाइज घूमेगी, तो इस तरीके से घूमते हैं। पर लेकिन बाकी सभी ग्रह जो होंगे वो अपनी मतलब अक्ष पर भी यानी कि परिभ्रमण और सूरज के भी चारों तरफ चक्कर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, यानी वो इस तरीके से अब चक्कर नहीं लगाएंगे। मैं यहाँ पे इसको कलर चेंज करके आपको बताती हूँ। वो अब इस तरीके से चक्कर नहीं लगाएंगे, वो इस तरीके से चक्कर लगाएंगे, इस तरीके से, यानी कि वो एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाएंगे इस तरीके से। जैसे ये इस तरीके चक्कर लगा रहे हैं, तो ये इस तरीके से। आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने जैसे आपको समझाने की कोशिश की है, इसमें समझ में आ गया होगा कि शुक्र ग्रह और केवल अरुण को छोड़कर बाकी सभी क्या है? एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे बाकी शुक्र और अरुण तो ऐसे घूमेंगे, ये क्लॉकवाइज है, और वो ऐसे घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और दोनों ग्रहों की परिभ्रमण और परिक्रमण दिशा घड़ी की सुई, ये मैंने आपको बता ही दिया। अरुण के उपग्रह भी उसके चारों ओर घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं। ये देखिए, ये कुछ टॉपिक जो बताए हैं, वैसे तो आपसे अभी ऐसा क्वेश्चन अभी पूछा नहीं गया है कि ग्रह के उपग्रह कौन सी दिशा में घूमते हैं। तो अरुण के जो ग्रह हैं, मतलब उपग्रह जो हैं अरुण के, वो उपग्रह भी क्या है? उसी के ही क्या है? क्लॉक में ही घूमेंगे। जैसे वो घूम रहा है ऐसे ही उसके भी घूमते हैं चारों तरफ। तो ये आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कुछ जो बातें हमें समझनी थी कि ब्रह्मांड में और भी क्या-क्या चीजें मिलती हैं, तो वो
उसमें बताते हैं, जैसे नक्षत्र। अभी मैंने गैलेक्सी के बारे में यानी कि आपकी मंदाकिनी के बारे में अभी बताया मैंने आपको कि जो आकाश गंगा है, वो आकाश गंगा में वो क्या है, तारों का एक पुंज है। तारों के क्या है, बहुत सारे तारे मिलते हैं, तारों असंख्य मतलब के 100 अरब आकाश गंगा है, 100 अरब तारों का एक पुंज एक ही आकाश गंगा के अंदर मिलता है। तो वो आकाश गंगाओं में ढेर सारे जो तारे हैं वो अलग अलग आकृतियों में होते हैं, मतलब आकृतियां बनाते हैं, मतलब एक साथ, जैसे आप इसमें देख रहे होंगे चित्र में, एक ये तारा है, एक ये तारा है, और एक ये आपस में है, और इनको आप क्या कर दें, अगर इनको आप ऐसे ये स्थित हैं, और इनको आपने क्या कर दिया है, ये एक अनुमान है, मतलब एक आपने इनको एक इस तरीके से कि ये तारे एक वो बना रहे हैं, सीध बना रहे हैं, और आपने इनको क्या है, अनुमान से इस तरीके से क्या कर दिया है, मतलब एक स्ट्रक्चर बना दिए। तो ये जिस स्थिति में है अभी, जिस स्थिति में है, उनको क्या बोलते थे कि इस समय क्या है, ये वाला नक्षत्र चल रहा है। मतलब इस तरह इस समय तारों की जो स्थिति थी वो इस तरीके की थी, जैसे ये वाले इस तरीके की स्थिति, ये इस तरीके की स्थिति, उस समय तारों की स्थिति कैसी थी, उसे बोलते हैं नक्षत्र। ठीक है, तो यानी कि जो एक निश्चित आकृति में जो तारे स्थित होते हैं, यानी जिस तरीके से वो समूह बनाते हैं, उनको हम नक्षत्र कहते हैं। ये तारों की आप आसमान में कभी देखना, ऐसे लाइनें तो नहीं बनी होती हैं, पर तारे स्थित होते हैं इस तरीके से, जैसे ये हैं तारे, आप देख रहे होंगे, ये तारे ऐसे स्थित होते हैं, जैसे ये है, और इसको हमने एक काल्पनिक रेखाओं से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो इनको हम नक्षत्र कहते हैं कि उस समय, जैसे मान लीजिए किसी का जन्म हुआ है, उस समय तारों की स्थिति इस तरीके की है, इस तरीके की तारों की स्थिति है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये इस नक्षत्र में पैदा हुआ है, इस तरीके से। तो किस तरह कितने नक्षत्र होते हैं, अब तक 28 नक्षत्र होते हैं। जो भारतीय मनीषी, जो हमारे मनीषियों के जो ऋषि जो होते हैं, उनके अकॉर्डिंग कितने हैं हमारे जो 28 नक्षत्र हैं, जिसमें मेघा, स्वाति, चित्रा, हस्त, विशाखा। जैसे आप नहीं है नक्षत्र के बारे में, अगर आप थोड़ा सा राशि वाशी पढ़ते हो, मेघ राशि और ये, तो वो नक्षत्रों के अकॉर्डिंग ही होती है। मेघ राशि हो गई, वृषभ राशि हो गई, आपकी मेष राशि हो गई, इस तरीके से। तो 28 नक्षत्र हैं, 28 नक्षत्र, मेघा, स्वाति, चित्रा, ये कुछ उदाहरण हैं। और तारामंडल, तारामंडल क्या होता है, इसी में थोड़ा सा ही अंतर है। तारामंडल ये है कि देखिए, नक्षत्र का तो बारे में आपको बता दिया कि जैसे तारों की है ना, उस समय किस तरीके की स्थिति रही, तो इस तरीके से स्थिति होती है, एक निश्चित आकृति होती है, तारों की जो स्थिति होती है वो निश्चित है, उस समय इस तरीके की स्थिति में रहेंगे। पर लेकिन जो तारामंडल क्या है कि आकाश में तारे जो पाए जाते हैं, तो वो तारे क्या होते हैं, एक साथ जैसे इकट्ठे हुए, तो वो सुंदर सुंदर आकृतियां बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि आकृतियां, ये काल्पनिक आकृतियां हैं बच्चों, ये ध्यान रखना कि ये लाइनें जो बनाई गई हैं वो काल्पनिक है, पर तारे इस तरीके से स्थित हो जाते हैं, जैसे ये स्थित है, ये स्थित है, इस तरीके से। तो ये ऐसे क्या बन जाती है, ये आकृति बन गई। कुछ आकृतियां ऐसी बनती है, ऐसा लगता है जैसे कि, जैसे देखिए आप इसको ध्यान से देखें, तो ये आकृति ऐसी लग रही है कि तीर तीर इस तरीके से तीर चला रहा है, इस तरीके से उसके पास कुछ शस्त्र है, और इस तरीके से है। तो ये हरक्यूलिस टाइप का क्या है, हरक्यूलिस एक आकृति बना रहा है, हरक्यूलिस की। तो ये जो आकृति है, ये इस तरीके से बनाई गई है, और इस तरीके से इनके नाम दे दिए गए हैं, और ये नाम अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने के अनुसार दिए गए हैं। और अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 88 ऐसी आकृतियां, तारों की आकृतियां मतलब खोजी हैं, जो तारे निकलते हैं, जो हमारे भी देखिए, सप्तऋषि 7 तारे एक साथ होते हैं, 7 तारे एक साथ क्रम में होते हैं, तो उन्हें हम सप्तऋषि मंडल बोलते हैं। सप्तऋषि मंडल हो गया, ओरियन हो गया उदाहरण, हरक्यूलिस हो गया। तो ये तारों की क्या है, स्थितियां हैं। और ये स्थिति बस आपको क्या ध्यान रखना है, पेपर में जो पूछ लिया जाता है, तो कितने तारामंडल, तो खगोलीय जो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ है वो क्या देता है, IOIAU,
ठीक है, तो IAU क्या दे रहा है? उसके अनुसार 88 जो आकृतियां हैं, उनको मान्यता दी गई है। और कितने नक्षत्र होते हैं? वो 88 नक्षत्र होते हैं। अब तक संख्या 27 मानी जाती थी, पर लेकिन एक नया जो खोजा गया है वो अभिजीत नामक एक खोजा गया है, तो अब 88 हो गई है। ठीक है, तो 88 नक्षत्र की परिकल्पना यानी कि बताई जा रही है, ये नक्षत्र हैं। और सबसे नया जो अभी लेटेस्ट है वो क्या है? अभिजीत है। तो ये आप समझ गए होंगे इनके बारे में। कुछ और चीजों की तरफ चलते हैं, जैसे उपग्रह। अभी देखिए, उपग्रह के बारे में अगर हमने इधर पढ़ा था, तो ये प्राकृतिक उपग्रह हैं। जैसे मैंने इसमें बताया था 92 बृहस्पति के, 83 इसके शनि के। तो ये क्या है? ये प्राकृतिक उपग्रह हैं। ये सब नेचुरल हैं, ये प्राकृतिक उपग्रह हैं। और ये है ना, मतलब ग्रहों से ही कुछ अंश टूट के या टूट टूट के इस तरीके से ग्रहों के ही, तो भाई उपग्रह में भी रोशनी नहीं होती है, और ऐसे ही ग्रहों में भी रोशनी नहीं होती है। और ग्रह तो क्या करते हैं? सूरज के यानी एक तारे के चक्कर लगा रहे हैं, एक तारे के चक्कर लगा रहे हैं ग्रह। और ग्रहों के चक्कर जब आ, कोई लगाता है, यानी कि एक पिंड लगा रहा है जब वो ग्रह के चक्कर, तो वो उपग्रह कहलाता है। तो ये प्राकृतिक उपग्रह है, प्रकृति ने स्वयं बनाए हैं। पर हम जो उपग्रह की अब बात करेंगे, वो सैटेलाइट जो पिंड है, वो क्या है? ये कृत्रिम उपग्रह की भी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, उपग्रह की अगर बात करें, तो आकाश में पिंड होते हैं जो क्या है? ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। ये मैंने अभी लाइन आपको समझाई कि आकाश के जो पिंड होते हैं वो ग्रह के, ये ग्रह है और ग्रह के चक्कर लगा रहे हैं ये चारों तरफ, ये इसका उपग्रह है। तो अपने साथ साथ क्या कर रहा है? ग्रहों के चक्कर लगाने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, क्योंकि वो भी एक तरीके से राउंड कर लेते हैं। जब ग्रह चक्कर लगाएगा, जब सूरज के क्या चक्कर लगाएगा? जब ग्रह भी चक्कर लगाएगा, ये सूरज है जिस तरीके से, और इस तरीके से ये ग्रह भी चक्कर लगाएगा सूरज के, तो वो भी चक्कर लगा लेगा, एक तरीके से परिक्रमा उसकी भी हो जाएगी। और उसमें भी चमक नहीं होती है, उसमें भी चमक नहीं है। और वह भी क्या है? सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पे पड़ता है, तो ऐसा नहीं है कि दिन में सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे नहीं पड़ रहा है, पड़ता है, पर लेकिन क्या होता है? तेज रोशनी आती है, तो वो क्या है? इतना प्रकाश होता है कि उजाले में हमें वो चंद्रमा दिखाई नहीं देता। पर जैसे ही रात होती है, जब पृथ्वी पर उजाला नहीं आता, मतलब उस साइड नहीं आता, तो सूर्य पे जितने पे, मतलब इस उपग्रह पर जितन सॉरी चंद्रमा पे जितना भी रोशनी पड़ता है, चंद्रमा पे जितनी भी रोशनी पड़ती है, उतना भाग हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। चंद्रमा का उतना भाग हमें रोशनी में दिखाई देता है। मान लीजिए पूरे चंद्रमा पे अगर रोशनी पड़ रही है, तो चंद्रमा हमें गोल आकृति का दिखाई देगा। और अगर चंद्रमा के आधे हिस्से पर रोशनी पड़ रही है, तो हमें चंद्रमा कैसा दिखाई देगा? आधा दिखाई देगा, मतलब उसका आंशिक भाग दिखाई देगा, आधा दिखाई देगा। इस तरीके से हम देखते होंगे पूरे उसमें कि चंद्रमा की आकृति इस तरीके से दिखाई देती है। जब रोशनी नहीं पड़ती चंद्रमा पे, तब क्या होता है? उस दिन वो चांद नहीं निकलता है, और उसको अमावस्या की रात कहते हैं। तो ये भी हम थोड़ा सा क्या है, आगे पढ़ेंगे। जब हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, तो पृथ्वी के साथ हम चंद्रमा के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखिए, सैटेलाइट उपग्रह ये तो प्राकृतिक उपग्रह हो गए जो चक्कर लगा रहे हैं। और बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं पाया जाता, ये हमने बता दिया था। और सौर मंडल में पांचवा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पांचवा सबसे बड़ा उपग्रह है चंद्रमा। और ये उपग्रह पृथ्वी का एक लौता उपग्रह है। ठीक है, तो यहाँ पे कृत्रिम उपग्रह की बात करते हैं। देखिए, ये कुछ चित्र में आपको दिख रहा होगा, ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है, यानी कि ये एक कृत्रिम उपग्रह है। ये भी चंद्रमा, जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ऐसे ये भी लगाते हैं। पर इसे मनुष्य क्या करते हैं? पृथ्वी से बाहर एक कक्षकों में, एक क्या है, निश्चित कक्षकों में छोड़ते हैं। देखिए, इसमें यहाँ पे देख लीजिए कि विभिन्न देशों ने अपने अपने कृत्रिम उपग्रह स्थापित कर रखे हैं, और इस तरीके से स्थापित कर रखे हैं। और ये क्या होते हैं? अंतरिक्ष में पृथ्वी के आकाशीय पिंड की परिक्रमा करते हैं, यानी ये भी क्या कर रहे हैं? पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? ये भी ग्रह के क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं, इस तरीके से। और यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से कि दो प्रकार के क्या हैं? सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं। इसमें देखिए, यहाँ पे इसमें दो प्रकार के इस तरीके से सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं।
जैसे इसमें से देखें तो एक सबसे पहले आपको देखना है कि दूर संवेदी उपग्रह ध्रुवीय सूर्य समतुल्य कक्षा में भेजा जाता है। मतलब ये कक्षाएं ये निश्चित होती हैं। एक तो ये दूर संवेदी उपग्रह ध्रुवीय वाले यानी पोलर पे यानी कि ध्रुव, यानी देखिए यहाँ पे जैसे पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का ये वाला हिस्सा और ये वाला भाग, ये पृथ्वी के ऊपर वाले भाग ये ध्रुवीय भाग है, ये उत्तरी पोलर है और ये उत्तरीय है और ये दक्षिणीय है, दक्षिणीय भाग है। ठीक है, तो ये क्या है, ये पोलर वाले साइड है और इधर क्या है, इधर उपग्रहों को छोड़ा जाता है और ये 24 घंटे तक ही परिभ्रमण करते हैं। अब आपको ये चीज समझा दूं मैं कि ये 24 घंटे तक ही क्या है रहते हैं, उसके बाद ये परिभ्रमण करते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, मतलब वो वहीं रहते हैं, अब उनको लेने तो जा नहीं रहा। एक तरीके से ये क्या कर रहे हैं, वही होते हैं खराब, मतलब एक तरीके से 24 घंटे के बाद इनका काम खत्म हो जाता है। जितना इनको काम करना होता है वो इस तरीके से काम करते हैं और इनका काम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। 24 घंटे तक ये परिभ्रमण करते हैं ये सैटेलाइट, और ये पृथ्वी से ऊपर क्या है, वहीं पर रहते हैं आकाश में, मतलब अंतरिक्ष में ही रहते हैं। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, सैटेलाइट 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 का हमने क्या कर दिया है, मतलब प्रदूषण कर दिया है। एक तरीके से चारों तरफ क्या हो गया है, प्रदूषण बढ़ गया है। क्योंकि सैटेलाइट बहुत सारे, देखो सभी ग्रह सभी देश, विभिन्न देश जो हैं, ज्यादातर देश नहीं, सभी देशों को तो नहीं बोला जाएगा, पर लेकिन जो विभिन्न देश जो इस क्या है इन सैटेलाइट की दुनिया, खगोलीय दुनिया में क्या है, बहुत नाम है उनका, वो क्या है, भेजते हैं इन कृत्रिम उपग्रहों को। और ये सभी उपग्रह क्या है, ये कृत्रिम उपग्रह उन्हीं कक्षकों में रहते हैं, अपना जिस कार्य के लिए भेजा जाता है वहां पे ये कार्य करते हैं। और 24, देखिए यहाँ पे ये पोलर वाला जो है, ध्रुवीय वाला है, ये 320 से 1100 किलोमीटर की दूरी पे छोड़े जाते हैं और ये 24 घंटे तक ही परिभ्रमण करते हैं। और दूसरा वाला परिभ्रमण देखिए, दूर संचार उपग्रह भूस्थितिक कक्षा में छोड़ा जाता है। ये कौन सी एक कक्षा में छोड़ा जाता है, भूस्थितिक कक्षा। मैंने आपको शुरुआत में जब सैटेलाइट का अभी बताया था, जब कृत्रिम उपग्रह में, तो ये आपको बताया था कि कृत्रिम उपग्रह निश्चित कक्षाओं में छोड़े जाते हैं। तो निश्चित कक्षाएं जो होती हैं वो यही एक तो मैंने आपको बता दी दूर संवेदी वाली, और एक होती है दूर संचार उपग्रह वाली भूस्थितिक कक्षा। इसमें हम क्या करते हैं, जो जियो स्टेशनरी जो आपका ऑर्बिट होता है, इसमें ये छोड़ा जाता है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यानी ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे छोड़े जाएंगे पृथ्वी से। और यहाँ पे देखिए ये भी एक क्या है, पृथ्वी के घूर्णन काल से मेल खाते रहते हैं और आकाश में एक ही स्थान पर स्थिर प्रतीत होते हैं, मतलब एक ही जगह पर ऐसे लगते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल क्या है, जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी, जैसे जैसे मान लीजिए, देखिए इस तरीके से आप समझिए कि जैसे ये मेरा हाथ समझिए और ये पेन को आपको दिख रहा होगा, तो जैसे ये मेरा हाथ घूम रहा है, हाथ घूम रहा है तो पेन भी घूमेगा इस तरीके से, ये पेन, तो ये स्थिर लगते हैं। मतलब यहाँ पे अगर ये इस तरीके से, यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको बताऊं थोड़ा सा समझा के, यहाँ छोड़ा गया, जैसे यहाँ छोड़ा गया, तो ये यहीं रहेगा और पृथ्वी घूम रही है अपने चारों, भाई अपनी अक्ष पर भी घूम रही है, तो वो भी क्या है, वहीं पे घूमेगा, तो ऐसा लगेगा यहाँ पे स्थित जो इंसान है वो वहां से देखेगा, अगर दिखा उसको देखने के लिए टेलीस्कोप से देखते हैं इस तरीके से, तो देखें तो वो क्या लगेगा कि ये स्थिर है, वो वहीं पर टिका हुआ है, स्थिर है, क्योंकि पृथ्वी भी घूम रही है, वो भी वही है, तो वो स्थिर लगते हैं। और ये वाले क्या होते हैं, जो मैंने अभी वाले आपको बताए थे, जो ध्रुवीय पोलर पे छोड़े जाते हैं, जो पोलर पे छोड़े जाते हैं वो क्या होते हैं, ध्रुवीय पोलर पे जो छोड़े जाते हैं वो परिभ्रमण करते हैं, मतलब वो खुद घूमते हैं और वो 24 घंटे में परिभ्रमण करते हैं ये, तो इनका परिभ्रमण काल होता है, वो खूब घूमते प्रतीत होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कृत्रिम उपग्रहों के बारे में। अब कुछ चीजें और हैं जो हमारी आकाश गंगा में मिलते हैं। देखिए आप यहाँ पे देखिए, बिल्कुल आपके लिए एक मैंने चित्र में दिखाया है, जैसे ये सूरज हो गया, सूर्य यानी तारा है, ये एक तारा है। मैं जस्ट मिनट, मैं पेन बदल लेते हैं जिससे आपको समझ में आए। ये तारा है और ये ग्रह है, ये ग्रह, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये कुछ ग्रह ये रहे,
और कुछ ग्रह ये रहे, और इनके बीच में कुछ इस तरीके से आपको ये छोटे-छोटे ये आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये छोटे-छोटे जो पिंड हैं, छोटे-छोटे जो आपको दिख रहे हैं, ये भी एक पिंड है। ये भी इस तरीके से हमारी जैसे ग्रह हैं, उसी तरीके से ये भी एक पिंड है, पर ये बहुत ही आकार में कैसे हैं? छोटे हैं। ये आकार में छोटे होने की वजह से इनको क्षुद्र ग्रह का नाम दे दिया गया है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि प्लेटो भी आकार में छोटा होने की वजह से उसको भी क्या कर दिया है, ग्रहों की संख्या नहीं दी, उसको भी क्षुद्र ग्रह कह दिया गया है। तो इनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इनके बारे में मैंने आपको बताया। और कुछ क्षुद्र ग्रह के साथ देखिए आप यहाँ पे कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में, ये देखिए आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मैंने आपको बताया ये बुध है, बुध ग्रह, ये वीनस यानी शुक्र ग्रह है, ये ये आपके पृथ्वी है, और ये मंगल ग्रह है। तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह यानी बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में आपको कुछ ये छोटे-छोटे ग्रह दिखाई दे रहे हैं, इनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्षुद्र ग्रह। और ये आपको ध्यान रखना है, पूछ लिया जाएगा, ये पेपर में आ चुका है कि बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह के बीच में मतलब जी पूछा गया है, क्वेश्चन ऐसे था कि क्षुद्र ग्रह कहाँ मतलब किन के बीच में, किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रहों की संख्या पाई जाती है, और ये भी सूरज के क्या है, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और ये खगोलविद के अनुसार जो क्षुद्र ग्रह हैं वो ग्रहों के ही टुकड़े हैं। जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि जो क्षुद्र ग्रह, छोटे-छोटे जो ग्रह हैं, ये ग्रहों के ही टुकड़े हैं। ये ग्रह के ही टुकड़े हैं, ग्रह के ही ग्रह थोड़े बड़े आकार के कहलाए, जो बड़े-बड़े आकार के हैं उन्हें हमने ग्रह नाम दिया, और छोटे-छोटे रह गए भाई जब कोई चीज़ टूटती है, कोई बड़ा पत्थर टूटता है तो उसमें से छोटे-छोटे पत्थर भी क्या होते हैं, बिखरते हैं। तो वो छोटे-छोटे जो टुकड़े हैं, वो सभी क्षुद्र ग्रह हैं, जो पहले विस्फोट में बिखरे गए थे। तो इसी तरीके से अब उपग्रह भी क्या हो गए, उन्हीं का पार्ट है, ग्रहों का ही पार्ट है एक तरीके से। तो जैसे अगर पृथ्वी कहा गया है कि विस्फोट के टाइम पे आप देखेंगे कि साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने ये भी कहा है कि चंद्रमा भी किसका पार्ट है, पृथ्वी का ही पार्ट है। वो भी निकला है इस तरीके से। तो जैसे कि पृथ्वी में क्या है, एक बड़ा गड्ढा बन गया हो, और गड्ढा बन गया है तो वो गड्ढा ही आज क्या है, पानी के रूप में भर गया है, और उससे अलग हुआ है, और वो चंद्रमा का रूप ले लिया है। इस तरीके से वैज्ञानिकों ने भी बताया है। तो वो भी क्या हो गया, वो बस चक्कर किसके लगाने लगा, उसी अपने ग्रह के चक्कर लगाने लगा। तो वो क्या कहलाया, उपग्रह। तो इस तरीके से भी मान्यताएं दी गई हैं। तो ये खगोलविदों के अनुसार ये भी है कि क्षुद्र ग्रह ग्रहों के टुकड़े हैं। देखिए इसमें पुच्छल तारा भी मिलते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको बताऊं, यहाँ पे अभी दिखाते हैं, ये देखिए, देखिए अब यहाँ पे आपको, यहाँ ये सब तारे वारे सब हमारे इसमें आकाश गंगा में सब कुछ दिखाई दे रहा है आपको। और ये इसमें आप बहुत सारे तारे भी देख रहे हैं, और कुछ तारे ऐसे होते हैं, जैसे इसमें तो आकृति ये रहे, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कुछ आकृति इस तरीके से, ये देख रहे हैं कि इस तरीके की भी आकृति, ये देखिए ये तारे हैं इस तरीके से, ये भी दिखाई दे रहे होंगे कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पे भी तारे दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो ये कुछ क्या है, ये देखिए कि आप इन आकृति को ढंग से, इन आकृति को अगर आप ढंग से देखें तो ये क्या है, ये भी आकृति एक तरीके से पिंड लाइक स्ट्रक्चर है, गैस का है पिंड। इसमें जो मतलब जो इसका भाग होता है, देखिए यहाँ पे ये मैं बताती हूँ कि सौर मंडल का सबसे आकर्षक और आकाशीय पिंड होते हैं ये, क्योंकि ये क्या होते हैं, इनके चारों तरफ क्या होता है, नाभिकीय भाग तो ठोस और चट्टान होता है, मतलब अंदर का भाग जो होता है, इनका अंदर का भाग तो मतलब ठोस होता है, खनिज होते हैं इसमें, धूल के कण होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मोनोऑक्साइड होती है, मीथेन गैस होती है। ये गैसों का पूरा आवरण होता है, एक तरीके से गैसेस होती हैं, जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रही हैं कि गैसें हैं और इस तरीके से वो है। तो ये इस तरीके से क्या है, ये आती हुई मतलब ये भी एक तारे का रूप है भाई, ये भी
चमकते रहते हैं रोशनी से, पर ये जैसे ही हमारे पृथ्वी के वायुमंडल से टकराते हैं, या वायुमंडल के उसमें आते हैं, तो घर्षण से क्या होते हैं, इस तरीके से मतलब इनमें गैसेस निकलती हैं। तो देखेंगे आप कि सौर हवाओं के प्रभाव से, या फिर आपके सूर्य के जो हवाएं हैं उनसे क्या है प्रभाव से, एक तरीके से इनमें पूछ का निर्माण हो जाता है। ये देखेंगे, ये देखिए इस तरीके से, तो इनमें भी गैसेस होती हैं, वो गैसेस क्या है पीछे की तरफ ऐसे निकलने लगती है। तो ये देख रहे हैं कि पूछ का सा निर्माण हो गया है, और ये पूछ का निर्माण जो है ये सूरज की तरफ ही आते हैं, जैसे प्रतीत होते हैं, जैसे ही उधर से गुजरते हैं, तो जो सौर हवाएं हैं उस तरीके से उससे क्या हो जाती हैं, पूछ का निर्माण हो जाता है। और ये पूछ का निर्माण इस तरीके से हो जाता है, तो आप देखेंगे कि जो पदार्थ हैं, ये सारी की सारी ये चीजें हैं, ये सूर्य की क्या है विपरीत दिशा में फैलकर विकिरण और पूछ का निर्माण करते हैं। मतलब सूरज अगर इधर है, तो सूरज के क्या है विपरीत दिशा में क्या है ये फैलेंगे। और देखिए, ये भी देखिए, यहाँ पे ये हमारी पृथ्वी है, मैंने यहाँ पे भी आपको दिखाया, ये इस तरीके से पुच्छल तारे इस तरीके से गुजर रहे हैं, इसमें से ये निकल रही है रोशनी सी, इस तरीके से हमें जाते। कभी तुमने आकाश में देखा हो बच्चों कि ऐसे कोई तारा ऐसे जाता हुआ नजर आता है, एकदम मतलब उसके पीछे की पूंछ सी दिखाई देती है, कि एकदम जैसे हवाई जहाज के पीछे गैस सी नहीं दिखाई देती, कि हवाई जहाज चल रहा है और उसके पीछे गैस निकल रही है और पूरा लंबे तक। ऐसे ही क्या है, तारों की भी कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देती है कि पूंछ सी ऐसे पीछे से निकली और एक तारा ऐसे मतलब जाता हुआ दिखाई देता है। तो ये जाता हुआ दिखाई देता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमेट्स कहते हैं, यानी पुच्छल तारा कहते हैं, क्योंकि भाई पूंछ जैसी आकृति, और ये जो पूंछ का निर्माण होता है, और ये पूरे के मटेरियल जो इनके अंदर भरा रहता है पूरा, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ये सारे जो मटेरियल होते हैं, और ये पूंछ का जो निर्माण होता है, ये सूरज के विपरीत दिशा में होता है। यानी सूरज की हवाओं से उससे क्या होता है, विपरीत दिशा में इसका बनता है। और देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से इनको कॉमेट क्या बोलते हैं, इनको पुच्छल तारा कहते हैं, क्योंकि पूंछ का निर्माण किया और इस तरीके से। तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर जल एवं जीवन जीवन भी किसकी वजह से आया है, कॉमेट की वजह से आया है। क्योंकि वहां पे आप देख रहे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और मीथेन गैस है, तो मीथेन में एच है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन है। तो इसी से ही जल का निर्माण, इस तरीके से वैज्ञानिकों का मानना है कि कॉमेट्स आए, जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे आए, जैसे कुछ तारे गिरते हैं, गिरते नजर आते हैं, जो हमारी पृथ्वी पे गिरते भी हैं। तो ये क्या है, इन्हीं से ही क्या है निर्माण हुआ है। तो हम अभी कुछ तारे और देखेंगे, देखिए जैसे ये है, जैसे क्षुद्र ग्रह के बारे में मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, इसके बारे में तो इसके बारे में तो मैं बता चुकी हूँ आपको। हम यहाँ पे देखते हैं उल्का पिंड, यानी उल्काश्म, कुछ ऐसे भी होते हैं। तो अभी हमने ये क्या देखा, पुच्छल तारे। ये पुच्छल तारे क्या थे, इसमें गैसेस भरी होती हैं, और नाभिक जो सिरा होता है, वो नाभिक का अंदर का भाग कैसा होता है, ठोस होता है। क्या क्या पाया जाता है इनमें, खनिज पाया जाता है, जैसे मैंने ये बताया। कुछ हिम कर्ण पाए जाते हैं, यानी जो कर्ण, जो बर्फीले कर्ण, भाई पानी भी है इसके अंदर, थोड़े पानी भी है। तो यही तो, तभी तो जल का निर्माण हुआ कि पृथ्वी पर, ऐसे वैज्ञानिक मानते हैं, क्योंकि उसमें हीम के कण पाए जा रहे हैं, क्रिस्टल पाए जा रहे हैं, कुछ टुकड़े पाए जा रहे हैं, धूल के कण पाए जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, और मीथेन गैस पाई जा रही है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जा रही है, मीथेन गैस पाई जा रही है। तो ये सभी क्या है, ये सभी गैसों का एक आवरण ही क्या कहलाता है, कॉमेट्स कहलाता है। जब वो इस तरीके से उनकी गैसेस बाहर निकलती हैं सूर्य की हवाओं की प्रभाव से, और ये सूर्य की तरफ आते हैं, और उसी की प्रभाव से इस तरीके से इनमें इस तरीके से पूंछ का निर्माण हो जाता है। इसलिए इनको पुच्छल तारा कहते हैं, क्योंकि ये जलते रहते हैं, रोशनी देते रहते हैं। पर उल्का पिंड अलग होते हैं, ये पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। ये उल्का पिंड क्या है, देखिए उल्काश्म भी बोलते हैं इनको, उल्काश्म। और ये उल्का पिंड्स होते हैं, क्या होते हैं ये, छोटे छोटे पिंड होते हैं, पत्थर, जैसे क्षुद्र ग्रह भी हैं। तो ये छोटे छोटे पिंड हैं जो अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, जैसे ये पत्थर के टुकड़े जैसे इसमें दिखाई दे रहा है आपको। इनमें धूल है, गैसों का धूल भी है, धूल के कण भी हैं, कुछ गैसेस भी हैं इन पत्थरों में, इस तरीके से। तो ये पिंड घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और
जैसे ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो उनके वायुमंडल में प्रवेश होने से घर्षण होता है, इनमें घर्षण होता है, और घर्षण की वजह से धूल के और गैसों के कणों के बीच में घर्षण की वजह से क्या होते हैं, इनमें रोशनी उत्पन्न होती है। तेजी से ये पृथ्वी की तरफ बढ़ते हैं, गिरते हैं, तो वहां पे रोशनी सी होती है, रोशनी मतलब रोशनी उत्पन्न हो जाती है इनमें, और ऐसा लगता है कि ये तारा टूट गया है, कोई तारा क्या है, टूट गया है, पृथ्वी पर गिरता है तो ये तारा टूट के गिरा है जैसे, तो इसीलिए इनको टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। और छोटे छोटे पिंड जो वायुमंडल में क्या है, जलकर नष्ट हो जाते हैं, इनको उल्काश्म कहते हैं। जैसे मैं आपको कुछ धरातल पे भी पहुंच जाते हैं, ये पृथ्वी के धरातल पे भी पहुंच जाते हैं। देखिए ये मैंने आकृति आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये आकृति जो है ये यही है, यानी इसी की उल्का पिंड है, वो उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरे हैं। कुछ अवशिष्ट पिंड जैसे ये दिखाया, ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के तरफ कौन है, उल्का पिंड आ रहे हैं, छोटे छोटे पत्थर इस तरीके से, इनमें धूल के कण हैं, गैस हैं। और जैसे ये वायुमंडल, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल का घेरा है, उस वायुमंडल के घेरे में जैसे ही ये आते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, ये जल मतलब जलने लगते हैं, रोशनी सी देते हैं, और ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी की तरफ गिरने लगते हैं, गिरते हैं, पृथ्वी पर गिरते हैं, और इस तरीके के स्ट्रक्चर बना देते हैं, बड़ा सा छेद बन जाता है इस तरीके से। जैसे ये पृथ्वी पर गिरते हैं तो एक पूरा छेद सा बन जाता है, और उसमें फिर बरसात का पानी और ये सब इकट्ठा हो जाता है, एक क्रेट मतलब झील सी बन जाती है, एक झील का निर्माण हो जाता है। ये झील जो बनी है, ये झील का जो निर्माण हुआ है वो क्या हुआ है, उल्का पिंडों से हुआ है। ठीक है, तो ये इनका निर्माण किससे हुआ है, ये क्रेट का जो निर्माण हुआ है, झील का जो निर्माण हुआ है, ये उल्का पिंडों के गिरने से हुआ है। तो हमारे इस पूरे जो आकाश गंगा है, उसमें जो हमारा सौर मंडल है, आकाश गंगा का जो छोटा हिस्सा है, भाई काफी सारे तारे हैं, 100 अरब से लगभग ज्यादा तारों का एक पिंड है आकाश गंगा, और उसमें एक छोटा हिस्सा हमारा है सौर मंडल का। और सौर मंडल के बारे में हमने पढ़ा कि उसमें क्या क्या पाया जाता है, उसमें ग्रह पाए जा रहे हैं, उपग्रह पाए जा रहे हैं, और साथ में क्षुद्र क्षुद्र ग्रह पाए जा रहे हैं, छोटे ग्रह, यानी ये देखिए क्षुद्र ग्रह पाए जा रहे हैं, और साथ ही क्या पाए जा रहे हैं, पुच्छल तारा पाए जा रहे हैं, पुच्छल, ठीक है, पुच्छल तारा है, और उल्का पिंड्स पाए जाते हैं। उल्का उल्का पिंड्स वही हैं, पत्थरों के टुकड़े हैं, वही वही उसी में से छोटे 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 बारीक क्षुद्र ग्रह जैसे ही समझ लीजिए कि ये छोटे छोटे क्या है, उनमें उनमें धूल के कण और क्या भरा रहता है, इस तरीके से मैंने आपको चित्र में बिल्कुल साफ दिख रहा है आपको, गैसेस भरी रहती हैं, और ये चमकने लगते हैं, गिरते हैं पृथ्वी पर, और इस तरीके से निर्माण करते हैं। तो हमने ये सारी चीजें पढ़ी कि बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा सारी चीजों के बारे में, कि हमारे सौर मंडल में क्या क्या चीजें हैं, और क्या क्या हमारे हमने ये सारी चीजों को पढ़ा, नक्षत्रों के बारे में, तारामंडल के बारे में, क्या होते हैं कृत्रिम उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रहों के बारे में तो हमने पढ़ा, पर कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं इनके बारे में भी पढ़ा। तो ये हमारी पूरा जो ब्रह्मांड के बाद क्या है हमारा जो ये सौर मंडल है, इसके बारे में हमने पढ़ा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो पृथ्वी और हमारे चंद्रमा से रिलेटेड होगी। हम पृथ्वी के बारे में समझेंगे अच्छे से, चंद्रमा के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो हमें ये समझना है कि हमें आगे की पृथ्वी किस तरीके से करती है, ये सारी चीजें हमें समझनी है, तभी हम आगे चल के पूरा पृथ्वी में जितने भी महाद्वीप हैं, महासागर हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर ऐसे ही महाद्वीपों के बारे में जब पढ़ेंगे हम, तो एक एक करके हम फिर भारत पर पहुंचेंगे, अपने देश भारत पर आएंगे। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। हम एक एक करके ज्योग्राफी का पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पूरा पढ़ेंगे। तो आपको बने रहना है चैनल पे, आपको क्लासेस पता चल जाएगी। तबीयत खराब थी इसलिए क्लासेस बीच में नहीं ली थी मैंने,
पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो फिर आपको ये नहीं कि कब आ रही है क्लास, क्या है क्या नहीं, नोटिफिकेशन अपने आप आ जाएगा आपके पास। बेल आइकन को दबा देंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब करना है, साथ में एक घंटी का आइकॉन होता है उसको भी दबाना है, बेल आइकन को भी दबाना है। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं। ओके, बाय, ख्याल रखिए अपना।